अपनी बात रखिएगा सब 20 सेकंड में, फिर उसके बाद दुष्यंत जी, सौरभ जी आपके पास आऊंगे। सबसे पहली बात यह है पूर्णिमा जी कि जब विपक्ष ने बैठे थे, अगर कोई बात कही और रिकॉर्ड पे कही और उस व्यक्ति को सांसद बनाया राज्यसभा से सोचा गया, तो जब वो झूठ बोल रहे थे या अब ये झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ तो ये कहीं ना कहीं बोल रहे थे। आज जब हर एक असंतुष्ट है और हर एक राजनीतिक दल उस पर आपत्ति करता है, तो उस आपत्ति को दूर करना जरूरी है, ना कि उस पर ट्रोलिंग करना, ना कि उसको डेविएट करना। हम भी कहते हैं चुनाव आयोग, आपकी टोक रहे हैं, चुनाव आयोग संतुष्ट करे, चुनाव आयोग वो अरे अब आपके बीच में बोल रहा है, आपको किस अनुमति दे दी बीच में बोलने की? मैंने तो रोक दिया गया था। आप यहाँ कैसे बोल रहे हो बीच में? आप अपने समय लगे। अब आपके मैंने जख्म पर नमक छिड़क दिया, आपको तकलीफ होने लगी। जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने क्या सच्चाई लिखी थी किताब में। अच्छा एक बात बताइए हाफिज साहब, एक बात बताइए, आपकी 2019 में साहब कितनी सीटें आई थी हरियाणा में? आज सबसे बड़ा 35 आई थी, सबसे बड़ा विषय ये नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ 2019 में आपकी कितनी सीटें आई थी सर हरियाणा में? 30-31 आई, 31 सीटें आई थी। इस बार सर कितनी सीटें आई हैं? आप तुलना किस चीज की कर रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ कि कितनी सीटें आई हैं सर इस बार? नहीं तो क्या वो आपको ही मालूम, मुझे मालूम, पर उसकी तुलना किस बात? आप मेरा जब जवाब देंगे उसके बाद आप सवाल का संदर्भ समझ पाएंगे ना। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं बस पूछ रही हूँ सर कितनी सीटें आई हैं इस बार? 37 सीटें आई हैं ना आपकी 37 सीटें आई हैं, आपकी 37 सीटें आई हैं, 37 सीटें आई हैं। 31 से आप 37 पे गए सर 2019 के बाद 2024 में। आपका जो वोट प्रतिशत था वो 2019 में आपका लगभग 28% के आसपास था, जो कि अब 39% हुआ है। मतलब इसमें आपने 11% का उछाल दर्ज किया है। मैं ये कहती हूँ कि अगर ईवीएम को टैंपर्ड ही करना था इस पार्टी को, मान के चलिए हाइपोथेटिकली, मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूं, अगर इनको ईवीएम को टैंपर्ड करना था तो आप ये बताइए कि आपको 11% का उछाल वोट परसेंट में कैसे मिलता, आपकी नंबर ऑफ सीट्स कैसे बढ़ती, तो आपकी नंबर ऑफ सीट्स कैसे बढ़ती? और अगर इनके पास इतना ही मादा है इस ईवीएम को टैंपर करने का, तो फिर 240 सीटों पर लोकसभा चुनाव में क्यों सिमट जाते ये बताइए? भाई बनाते ना 400 पार, हाथी में इनके है तो कर लेते ये, क्यों नहीं किया ये बताइए? आपकी नाराजगी मैंने सुन ली, आपकी नाराजगी नोटेड है। अरे इसको नाराजगी नहीं कहते हैं, इसको फैक्ट्स पर सवाल कहते हैं, इसको फैक्ट्स पर सवाल कहते हैं। खैर मैं फैक्ट्स इसको बता रही हूँ, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। आपको फैक्ट्स बता के कोई फायदा नहीं है। आप एक नैरेटिव पे चलने वाले लोग हैं, आप उसी नैरेटिव पर बात करते हैं। फैक्ट्स पर आप बात कहाँ करते हैं? आप फैक्ट्स पर बात करते ही नहीं है। तो बेवजह की अनर्गल बातों से अब्बास हफीज बचिए। मैं यहाँ पर सुनिए हफीज साहब, मेरी बात सुनिए, शांत होकर पहले मेरी एक बात सुनिए, मेरी बात एक बार शांत होकर सुनिए। मैं कोई यहाँ पर नई नवेली पत्रकार नहीं बैठी हूँ जो बिटवीन द लाइंस रीड नहीं करना जानती, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे और आपको कुछ काउंटर नहीं मिलेगा तो आई एम सॉरी, यू आर एट फॉल्ट। नाउ लेट्स टॉक ऑन द फैक्ट्स। फैक्ट्स पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए, जो सवाल पूछा उस पर बात करिए। मुझे बात बताइए कि मेरी नाराजगी है या मेरा सवाल है? आपने कहा 11% की उछाल अगर किसी पार्टी को मिली है, वो 11% में 2% के भी उछाल में स्विंग आ जाता है सीट्स के कन्वर्जन में। आप किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट से ये पूछ लीजिए, 11% की हमारी उछाल है और उसका कन्वर्जन अगर सीट में नहीं है तो ये खुद बताता है कि ये काउंटिंग स्लो क्यों हुई थी। अच्छा। तो बीच में हमें हस्तक्षेप करना पड़ा कि काउंटिंग तेज, आप रिजल्ट जो है अपलोड करने में देरी क्यों कर रहे हैं, तो 2-3 घंटे की देरी हो रही थी। ये शंका का जो कांटा है वो बहुत ज्यादा एक तरफ इशारे में लेके जाता है। क्योंकि हम शंका भी अपनी जाहिर नहीं करें, क्या हम अपने सबूत भी नहीं दें, क्या हमारी जो आपत्ति है उसको भी दर्ज नहीं कराएं। अगर वो आपत्ति हम दर्ज कराते हैं, 11% का अगर उछाल किसी राजनीतिक दल को राज्य में मिलता है 5 साल में वोट प्रतिशत में, और वो कन्वर्जन में सीट को उतना नहीं दिखता है, और उसके बाद सारे फैक्टर साथ में होते हैं, तो हम लेके जहाँ गए हैं उचित फोरम पे लेके गए हैं। बिल्कुल जिस फोरम पे जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और आपको पूरा अधिकार है हाफिज साहब, बिल्कुल पूरा अधिकार है आपको कि आप राइट फोरम पे जाइए, अपनी शिकायत रखिए, अपनी शंकाओं को दूर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन फिर घूम फिर के सर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं, इसीलिए सवाल पूछे जाते हैं। विजय जी जवाब जल्दी से देंगे, फिर उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास। इन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें इन्होंने की। एक तो इन्होंने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा तो हमारी सीटें क्यों नहीं बढ़ी।
श्रीमान जी, ये तो सामान्य सी बात है। जो आप सीटें बढ़े हो, पैच में बढ़े हो और वहां बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हो, जैसे कि आपके नुहू एरिया में, मेवात में, जैसे कि आप रोहतक बेल्ट में, तो मेरा वो मूल पॉइंट नहीं था। काउंट होगा। एक मिनट एक फैक्ट के ऊपर अरे भाई साहब, आप दिया बीच में, आपको बीच वो में भी बोलने एक की कोई हिस्सा है। बीमारी अगर है आप क्या? उसके ऊपर करा, आपने आपको बीच में बोला था मुझे, बीमारी है क्या? आपने भी तो बोला था बीच में मुझे, आपने नहीं ठीक बोला है, था कोई मुझे बीच में। कंपटीशन नहीं है हाफिज साहब, हाफिज साहब बड़ी कोई तकलीफ हो गई कंपटीशन मुझे नहीं है, आपको। कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ दूसरा पर। मैं ये सबसे कहता पहला हूँ, सवाल था मैं ये मेरा, कहता हूँ, कोई जो आपत्ति कंपटीशन थी नहीं कि है, लोग 12th थी, क्लास का कोई काउंटिंग उस पर कंपटीशन नहीं जवाब लड़ रहे हैं दीजिए ना, आप। क्या लेगा वोट शेयर आपने के बोला ऊपर? तो मैं बोलूंगा, मैंने बोला तो आप बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो वोटिंग गिरी, ठीक उसको है, काउंटिंग गिरी दूसरा ठीक है, मैं इनकी जवाब बात इनको सुनिए देता पहले, हूँ। जल्दी से। आप मुझे बताइए, 24 घंटे हो गए चुनाव आयोग का, आपने कौन सा एक भी प्रूफ बताइए कौन सा दिया है? ठीक है, आप चुनाव आयोग में बैठे हुए हैं क्या? मशीन में खराबी थी। चलिए कोई सिर्फ बात आयोग नहीं, आपको रिपोर्ट कर उनका रहा है उनका क्या? अधिकार है चुनाव आयोग में जाने का, वहां वो क्या देते हैं क्या नहीं देते, और देंगे तो आपके सामने भी विजय जी होगा आपको ना, रिपोर्ट कर रहा है वो इस चुनाव बात आयोग का क्या? जवाब देने के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं है ना कि उन्होंने क्या वहां पर सबूत दिए और क्या नहीं दिए। दुष्यंत नागर साहब, सौरभ जी अब आपके पास आती हूँ, फिर एक अंतिम प्रतिक्रिया तौसीफ शाह साहब आपसे मैं लूंगी। दुष्यंत साहब, ये कुछ ऐसी बातें तो फैक्चुअली है ही ना जिसका जिक्र अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं, फिर वो कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं जिनका जिक्र मैंने हफीज साहब से किया है। क्लैरिटी कैसे मिलेगी? सिर्फ इसी से मिल जाएगी जो आप भी पहले कह ही रहे थे कि भाई चुनाव आयोग क्लियर कर दे? हाँ बिल्कुल, बस, और देखिए कुछ नहीं है रास्ता। क्लियरिटी मिलना जरूरी है। विजय भाई को तो याद होगा, विजय जी ने तो खूब देखे हैं बैलेट से चुनाव, तब भी शिकायतें होती थी। मतगणना से पूर्व दोबारा उपचुनाव होता था बहुत से बूथों पे, बैलेट के समय भी बैलेट के समय भी होती थी और बैलेट चुनाव के समय रद्द भी होता था। शिकायतें होती, ठीक। पूरे बूथ का पोलिंग स्टेशन का चुनाव रद्द हो जाता था और मतगणना से पूर्व में दोबारा चुनाव होता था। इसी तरह की एक कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भाई एक प्रत्याशी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ वो ईवीएम जिसमें बीजेपी जीती है 99% चार्ज है और जो नॉर्मल है वो 60 से 70% चार्ज है। चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए? सिर्फ एक कमेटी का गठन करे, उनको निकाले, उनकी फॉरेंसिक जांच कराए और अगर कुछ गड़बड़ है तो उनका चुनाव रद्द करके दोबारा करा दे। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कांग्रेस भी शांत, हम सब ये डिबेट सब कुछ शांत। माकन ये लोग अभी अभी पहुंचे हैं चुनाव आयोग से मिलने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश, ये अभी साथ साथ हैं। इनके अभी एक मीटिंग चल रही थी, इसके बाद अभी ये चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन क्या आपने इस बात को नजरअंदाज दुष्यंत जी कर दिया कि यहाँ पर चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि बैटरी कितनी उसकी चार्ज है या ईवीएम कितनी चार्ज है, से नतीजों का कोई लेना देना नहीं है? इस बात को आपने नजरअंदाज कर दिया? आप उसके यूटिलाइजेशन को तो आप हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। अगर फोन हमने सुबह से शाम तक यूज किया है तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है और अगर एकदम फ्रेश लेके आए हैं तो उसकी बैटरी 99% 100% रहती है। सौरभ जी, देखिए, मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां जब से देश आजाद हुआ एक इतिहास में जो है कोई ना कोई नजीर पेश करती हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इस बार एक नजीर पेश करनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में, जहां जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां से वो इस्तीफा दें तत्काल जो है और बाकायदे सबूतों के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग के पास जाएं। तो इससे उनको नैतिक बल भी मिलेगा। मैं कह रहा हूं उनको, उनकी आत्मा को नैतिक बल मिलेगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने जिसे एक बार निर्णय दे दिया तो हर बार चुनाव होंगे, हर 2 महीने में चुनाव होंगे, आप हर बार ईवीएम का रोना लेकर के वहां पे जाएंगे तो देखिए ये देश की जनता का अपमान तो कर ही रहे हैं। और इतना समय देश के सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के पास भी नहीं है कि वो हर महीने चुनाव भी कराता रहे, फॉरेंसिक जांच कराने में क्या दिक्कत है भाई? करता रहे। नहीं कराइए आप, मैं तो कह रहा हूँ फॉरेंसिक जांच अरे गए ना, आपका डेलीगेशन चला गया है, डेलीगेशन गया है, स्वागत है उसका। नहीं तो गए हैं, अभी बैठक भी चल रही है, बैठक भी चल रही है, आप जाइए, लेकिन नजीर पेश करिए। नजीर इसलिए कह रहा हूँ आपको कि कम से कम जो आज आपकी साथी सहयोगी पार्टी है, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे है, उसने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपके अंदर अहंकार था। आपके अरविंद केजरीवाल जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया, असुद्दीन ओवैसी जी ने आरोप लगाया। तो अपने गिरबान में झांकेंगे तो लेकिन आप उसकी बात नहीं करेंगे फॉरेंसिक जांच की, बाकी मैं कह रहा हूं आपका अधिकार है, जाइए फॉरेंसिक जांच करवाइए। अभी खबर ये भी मिल चुनाव रही है आयोग है, मैं कैसे कि टिप्पणी करूंगा बैठक चुनाव आयोग के साथ जो चल रही थी वो बैठक अभी अभी खत्म हो चुकी है। मुझे अपडेट करना जरूरी था इसलिए मैंने अपडेट किया। लेकिन जो आप बात सौरभ जी कह रहे हैं, आपके पास आते हुए तौसीफ शाह साहब, गंभीरता भी तो कम होती है। आप एक ही आरोप को बार बार लगाते रहेंगे, आप उसमें कुछ प्रूफ कर नहीं पा रहे, चुनाव आयोग आपको जवाब दे देता है, जो कि एक स्वायत्त संस्था, एक संवैधानिक संस्था है, गंभीरता भी कम होती है। और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके सियासत में हाथ तंग हो रहे हैं इसीलिए ईवीएम दोषी है। तौसीफ शाह जी, अनम्यूट सर। हाँ जी सर, जी, मैं आपके चैनल की वसादत से यही कहना चाहूंगा कि जैसे देखिए
जैसे हमारे पास जो अपने पास जो ईवीएम्स होती है उनके अंदर वीवीपैट भी होता है। तो मेरे हिसाब से कि ये चीज हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म करने के लिए एक वीवीपैट के का जो वहां से जो रोल निकलता है वो रोल काउंटिंग का भी कोई तरीका होना चाहिए उसका पर्ची से सब मिलान किया जा चुका है, उसका सब हो चुका है, कोर्ट में सब हो चुका है, पर्ची से मिलान हो चुका है, किस रेशो में किसका किससे मिलान, ये सब कुछ हो चुका है सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज मैं अपने कांग्रेस के ये भाई से बोलना चाहता हूँ, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, बियॉन्ड द पार्टी लाइन में बोलना चाहता हूँ कि देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे अभी आपने बोला कि अगर कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हो तो ये कैसे हो सकता है कि 11% का वोट उछाल हुआ है और हमारे पास अब सीट शेयर नहीं बढ़ा है। मैं आपको एक बड़ी छोटी मिसाल देता हूँ। आप 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज को ले लीजिए कि 100 वोटर्स है 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो 5-6 तो कैंडिडेट्स होती हैं। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जबकि 20-30 होते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने 40-40% तो या हमने 35-35 2 सीटों से लिए तो यानी हमारे पास जो वोट शेयर 3 में से आ गया तो अप्रोक्सीमेटली कोई नहीं, इसके बाद हफीज साहब इस मैथ पर थोड़ा काम करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ। लेकिन ठीक है, आपका डेलीगेशन पहुंचा, मुलाकात खत्म हो चुकी है, राइट प्लेटफॉर्म पर शायद सबूतों के साथ आप पहुंचे होंगे, लेकिन फिर भी ईवीएम अपने आप को बार बार उस कटघरे में खड़ा पाती है जहां पर वो अपनी बात रख भी नहीं सकती, अपना डिफेंस भी नहीं रख सकती है।